हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 में अकाउंटेंसी में चैप्टर वाइज कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से सटीक आते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आप बच्चे अभी तक अपने पूरे क्लास 12 की तैयारी कर चुके होंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा, लेकिन मेरे और आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में एकदम सटीक आ जाए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि अकाउंटेंसी के अंदर 2023 में मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर आप इतनी तैयारी कर लो जितना मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट क्लास पास ना हुए तो जो कहोगे सो मैं मान लूंगा। आपके कहने पे मैं ये चैनल बंद कर दूंगा अगर ये 60% का अगर मेरा प्रॉमिस इतना सिलेबस में अगर दे रहा हूं उतने के बाद अगर ना आ जाए तो इस बात की गारंटी कि मैं YouTube छोड़ दूंगा और पढ़ाना छोड़ दूंगा। आइए देखते हैं क्लास 12 झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2023 वर्ष के अंदर हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है और चैप्टर वाइज हम देखेंगे ताकि आपको रिवीजन करते समय बहुत अच्छे से याद रहे कि हाँ किस चैप्टर में मुझे किस टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस देके पढ़ना है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आइए अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 और झारखंड एकेडमिक काउंसिल फाइनल एग्जाम, जिसे हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों कह सकते हैं क्योंकि आपके साथ काफी लुका छुपी हुई और लास्टली सरकार ने यह डिसाइड कर लिया, एकेडमिक काउंसिल ने यह डिसाइड कर लिया कि हम दोनों एग्जाम एक साथ लेंगे। तो हम बेसिकली अभी एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, आपके एमसीक्यू के साथ साथ जिस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरह से फोकस करेंगे। देखिए जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, एनपीओ की बात करते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ में सबसे पहला टॉपिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करो किसका, तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना होगा जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आप बुक से पढ़ोगे, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। दूसरा टॉपिक देखो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मेडिसिन कंज्यूम अगर आप हॉस्पिटल हो तो, स्टेशनरी कंज्यूम अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो तो, इसी तरह से टेनिस बॉल कंज्यूम्ड अगर आप कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हो तो मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब या कंज्यूमेबल आइटम का मतलब कि आपने मटेरियल कितने का कंज्यूम्ड किया, आपको वो फोकस करना। तो इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ सकता है ना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी आ सकता है, इस तरह करके दो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट आंसर होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस होना चाहिए किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यानी हो सकता है आपके एग्जाम में रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बना दे और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्का दुक्का, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं रहा तो ऐसे में आप लॉन्ग क्वेश्चन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कह दे आपसे, यानी क्वेश्चन में रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हो और इक्का दुक्का एडजस्टमेंट हो और आपसे कह दे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, ऐसे क्वेश्चन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये 3 टॉपिक अगर आप मेरा कवर कर लेते हो आप, तो आपका ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चैप्टर 2 में आते हैं अपने अकाउंट्स के बुक से, है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर ऐसे भी पहले बहुत ज्यादा मार्क्स कवर नहीं करता था, लेकिन इस बार चूंकि नंबर कम है तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होने जा रहा है, 2 5 6 नंबर का 2 4 5 नंबर के क्वेश्चन आने, 8 नंबर का तो लॉन्ग क्वेश्चन आ नहीं रहा। तो इस वजह से ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे मंथली ड्राइंग्स हो, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने वाला जो क्वेश्चन था टॉपिक वो आप कवर करोगे और साथ ही साथ पास्ट एडजस्टमेंट के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, इस तरह का टॉपिक आप एडजस्टमेंट में कर लोगे तो ये जो चैप्टर है ना ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 पर और बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं फटाफट चैप्टर 3 के ऊपर। अगर आप आओगे तो चैप्टर 3 में आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर ऐसे तो सारे ही मेथड हमारे लिए कंपलसरी हैं, लेकिन मेरे विचार से अगर मेरा व्यू लोगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, यानी फर्स्ट मेथड होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज का 2 होता है तो उसमें सिंपल वाला करना है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने आ सकता है आपको। इसके साथ साथ देखो चैप्टर नंबर 4 पर जाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया ही नहीं जा सकता, इसलिए मेरे विचार से आप इस चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ न्यू रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो जो निकालने के लिए कैलकुलेशन करने आता है तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देके पढ़ लोगे। चैप्टर नंबर 5 में आओगे तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यहां से आता है असली खेल, है ना। जैसा कि आप सबों को पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको दिखेगा कि ये वो चैप्टर है जिससे भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाता था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। देखो इस चैप्टर में सबसे पहले तो न्यू रेशियो है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, आपको ये फोकस करना है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह दिया जाए और कुछ ना कहा जाए, मतलब ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ना पार्टनर कैपिटल बनने के बाद बैलेंस शीट, ना कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं, आपसे सिर्फ कह दे कि सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कुछ नहीं। या ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ एक छोटा सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जैसे कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी वगैरह दे दिया, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का 3 4 5 आइटम दे दिया, बस उसको रिवैल्यूएशन में जिसको लिखते हो आप उसी को तो पार्टनर कैपिटल में लिखते हो ना। तो बस छोटा सा क्वेश्चन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट दे देगा आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर छोटा होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी छोटा सा होगा, इंफॉर्मेशन बहुत कम होने वाला है। इसके बाद देखो प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको ना एक ओल्ड बैलेंस शीट बना करके दे दिया और ओल्ड बैलेंस शीट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ, आपको डायरेक्टली कहेगा कि आप न्यू बैलेंस शीट बना दो। आप अपने जब बुक को पढ़ोगे ना तो आपके बुक के हेडिंग में लिखा होगा प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, उसमें क्या होगा कि एक ओल्ड बैलेंस शीट बना के दे दिया जाएगा, कुछ असेट्स, एक दो असेट्स और एक दो लाइबिलिटीज अप डाउन कर दिया, बोला बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो ऐसे में जनरली हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, तभी तो बनाओगे ना न्यू बैलेंस शीट। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा आप, ये क्वेश्चन इतना इजी होगा कि आप डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हो, ऐसे में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप बनाते भी हो तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि न्यू बैलेंस शीट बनाओ तो सारे मार्क्स यही अलॉट है, तो बनाओगे भी तो बेवकूफी हो जाएगा। तो इसको, इस चैप्टर को 5 नंबर चैप्टर को यहां फोकस करके रखना है। इसके बाद 5 के बाद जब आप 6 नंबर चैप्टर में आते हो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखो ध्यान रखना, यदि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर अगर आपसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पूछ लिया तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट या डेथ में आपसे फिर दोबारा वही गलती नहीं करेगा क्वेश्चन, कहीं ना कुछ आपके अंदर चेंजेस जरूर करेगा। तो अगर एडमिशन चैप्टर के अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली कह दे कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ, लोन का बैलेंस दे देगा, इंटरेस्ट का रेट दे देगा, आपसे कहेगा कि लोन अकाउंट बना के दिखाओ, तो डायरेक्टली आपसे लोन अकाउंट बनाने को कह सकता है। या अगर लोन अकाउंट बनाने नहीं कहेगा, कब, जब आपके एडमिशन से क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे बोलेगा कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनाओ, तो उस केस में आपसे फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोलेगा या फिर आपसे पार्टनर कैपिटल। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडमिशन से भी आपसे पूछ दिया रिवैल्यूएशन बनाओ, रिटायरमेंट का भी रिवैल्यूएशन बनाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, रिवैल्यूएशन सब में सेम बनता है, तो एक ही क्वेश्चन आपको बार बार तो नहीं देगा ना। तो इसलिए मेरे विचार से अगर देखोगे तो इस चैप्टर में पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है ये आप अच्छे से करके जाओगे, साथ साथ रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट के केस में भी और डेथ के केस में भी, ये तो आप कर ही लोगे।
अब देखो, जैसे ही डेथ ऑफ पार्टनर में आते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो आप कर ही चुके हो पहले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे कह दे कि डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार कर लो और कुछ भी नहीं। तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसको फोकस करोगे। इसके साथ साथ अगर आपने एग्जीक्यूटर का पेमेंट अगर किया है, कैसे, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके, तो उस केस में आप इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे विचार से ये डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पेमेंट होगा एग्जीक्यूटर अकाउंट का इंस्टॉलमेंट में, वो टॉपिक आप यहां से पढ़ लोगे। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन में क्या पढ़ोगे, तो आप सबको पता है कि हमारे जैक के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में बहुत पहले से डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऐसे में आप इस चैप्टर को तो गलती से देख मत कर दीजिएगा, इस पर मेहनत करके मत एग्जाम में चले जाइएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसको अपने सिलेबस में नहीं रखा है। तो मेहनत क्यों करना है जब है ही नहीं चैप्टर में, आगे चल के पढ़ेंगे, बीकॉम पढ़ लेना। इसके बाद ऐसे ही हमारा जो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग है ना, वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए हम आते हैं सीधे सीधे कंपनीज अकाउंट के ऊपर कि कंपनीज अकाउंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, यानी हमारा पार्ट बी वाला जो सिलेबस था। कंपनी में देखो ये बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकता है आपको, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, गलती से भी भूल से भी इस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। देखो इसमें ऐसे तो जब आप बुक पलटोगे तो भर भर के एकदम जबरदस्त ढेर सारे क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है। तो आपको मेहनत सब जगह करना है, लेकिन कुछ एक जगह है ना, वहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है। जैसे देखो, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, प्रमोटर को जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो एंट्री क्या होता है, और प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक बनाने वाला जो क्वेश्चन था वो आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल में बढ़िया से पढ़ लोगे। इसके बाद जब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू शेयर्स में आते हो तो ध्यान रखिएगा प्रो राटा अलॉटमेंट का नंबर, स्टूडेंट जैसे ही सुनते हैं प्रो राटा बुखार आ जाता है, बाप रे बाप कैसे बनाएंगे, लेकिन नहीं, प्रो राटा अलॉटमेंट आपको आ सकता है। पिछले कई सालों से ये प्रो राटा का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि प्रो राटा ही पूछेगा। हाँ, झारखंड एकेडमिक के बच्चे सीबीएसई की तरह बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं देता, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो हमेशा प्रो राटा का क्वेश्चन जो होता है वो एवरेज बेसिस पर रखता है, ठीक है ना। इसलिए आप प्रो राटा अलॉटमेंट का एवरेज क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि जिसमें एरियर भी हो, एडवांस भी हो, प्रो राटा भी हो, एडजस्टमेंट भी हो, फॉरफीचर भी हो, फिर री इशू भी हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सिर्फ आपको नॉर्मल प्रो राटा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, कौन सा वाला, ओरिजिनली इशूड एट पार, यानी जितने में आपने शेयर्स इशू किया था उसको फॉरफिट कर लो, उसको फिर री इशू कर दो, ये टॉपिक हो गया। और जब री इशू करोगे तो री इशू वाले टॉपिक में ही, यानी इस सेकंड वाले टॉपिक में ही याद रखोगे, एक फुल्ली री इशूड होता है, यानी 500 शेयर आपने जब्त किया, 500 के 500 को री इशू कर दो, एक ऐसा हो सकता है। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि 500 में से 300 रीइशू किए, बाकी को बाद में करेंगे, तो हम उसको पार्टियल रीइशू बोलते हैं। तो ये पार्टियल रीइशू भी आप करके जाओगे, एक्चुअल में ये इसी टॉपिक का पार्ट है। तो इस चैप्टर से 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद हम आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर, है ना। देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसके नॉर्मल क्वेश्चंस। ऐसे मैं उम्मीद नहीं करता कि ये बहुत ज्यादा इसको वेटेज देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि टॉपिक है तो कर लेना, क्योंकि डिबेंचर्स में बहुत कुछ पढ़ने को तो है नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ोगे आप। और डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें आपको याद होगा कि 6 केसेस होते हैं, है ना। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इस तरह करके आपको कुल मिला करके कितने केस मिलेंगे, 6 अलग अलग केस मिलेंगे। 6 केस को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, चूंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना, ढंग से पढ़ेंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में मेरे विचार से इस वर्ष तो क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है,
क्योंकि देखो होता क्या है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। क्यों? पहले इशू की एंट्री करो, डीआरआर की एंट्री करो, डीआरआई की एंट्री पास करो, फिर डीआरआई को कैश कराओ, और डीआरआई को कैश कराने के बाद फिर जाके तुम रिडम्पशन करो। तो इतने सारे स्टेप्स और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि यार इतने लंबे क्वेश्चंस को 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस वजह से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से आप एमसीक्यू क्वेश्चन या जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको फोकस करोगे तो मेरे विचार से ये ज्यादा बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसके अंदर आपको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेड्स एंड सब हेड। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका हेड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल है ना, ये क्या है? एक हेड है। तो आपको सिर्फ याद रखना हेड सब हेड, हेड सब हेड, यानी एक वर्टिकल वाली बैलेंस शीट उठा लो और बैलेंस शीट को पूरा रट्टा मार लो कि उसके हेड के अंदर क्या आता है, कौन सा उसका सब हेड है, कौन सा सब हेड का कौन सा हेड है। तो हेड और सब हेड ये बहुत अच्छे से कीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से भर भर के आते थे। तो उम्मीद है कि इस बार से आपको क्वेश्चन काफी सारा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। तो इनमें से कुछ रेशियोज जो होंगे इनमें से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, तो आपको इस पे फोकस करना है। और चैप्टर 12 और काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बिल्कुल भी कॉमर्स के बच्चे इसको स्किप ना करें क्योंकि बस बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे। देखो इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ध्यान रखना कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 ग्रुप में क्वेश्चन आता है। जैसे ही आप क्वेश्चन जाओगे, अगर क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको देता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस क्वेश्चन को आपको बुक से प्रैक्टिस करना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सिर्फ निकालने के लिए कहा गया, जिस क्वेश्चन में उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। या दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों हो लेकिन उस क्वेश्चन का लेंथ बहुत छोटा हो, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों इंक्लूड हो, ऐसे क्वेश्चन को आप फोकस करेंगे। यानी ऑपरेटिंग, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहे वो कितना भी लंबा हो उसको फोकस करोगे, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत कम कम आइटम हो, 2 2 3 3 आइटम हो, ऐसे क्वेश्चन को आप फोकस करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर अब आप कह सकते हो कि हमारे अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को मिलाकर जो एग्जाम्स ले रहा है उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये गेस अच्छा लगता है, सटीक लगता है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 12 के बाद भी मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और आपको एग्जाम के टाइम पर आपकी मदद जरूर से करूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहां जरूरत हो वहां कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब जरूर देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूं।